Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो मेरा विषय है वह है संपरिवर्तन का अपकृत्य। यह इस पाठ्यक्रम का अध्याय नंबर 19 है। इस तरह के अपकृत्य की जब हम चर्चा करते हैं तो हम यह पाते हैं कि यह समकालीन है, और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसको देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि इस तरह के दोषपूर्ण कार्यों का किया जाना काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि जब हम आर्थिक गतिविधियों को देखते हैं और किसी भी व्यवस्था में, किसी भी देश में जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तब उनसे संबंधित कई तरह के मामले जो दोषपूर्ण कार्य के रूप में होते हैं वह उभर कर आते हैं। जब हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था काफ़ी बढ़ रही है, तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग इनका अनुचित लाभ भी लेने का प्रयास करते हैं और कई तरह के दोषपूर्ण कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे दोषपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों को निश्चित रूप से न्याय के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा दंड या उनको प्रतिकर के लिए बाध्यकारी करना आवश्यक होता है। इस वजह से इस तरह के अपकृत्य की महत्ता बढ़ जाती है और विधि के छात्र को इस तरह के अपकृत्य के बारे में जानना आवश्यक होता है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ पाठ्यक्रम में इस विषय को रखा गया है। जब भी हम इस तरह के अपकृत्य, जिसका नाम संपरिवर्तन है, इसे ट्रोवर भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करते हैं, तब हम देखते हैं कि यह एक तरह से हस्तक्षेप होता है जो दोषपूर्ण होता है, विधि मान्य नहीं होता है। जानबूझकर किया गया ऐसा हस्तक्षेप जो किसी व्यक्ति के सम्मान के साथ होता है। हम जानते हैं कि जब भी कोई किसी माल का स्वामी होता है या किसी माल के कब्जा को धारण किए हुआ कोई व्यक्ति होता है तो उसके कई सारे अधिकार होते हैं। वह उस माल का, उस वस्तु का उपभोग या उस पर अपना हक रखता है। अगर उसके उपभोग को या उसके हक को वंचित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से यह उस व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो अर्थव्यवस्था में जब इस तरह के मामले, जब वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वस्तुओं को किराए पर देना, वस्तुओं को हायर परचेज में देना, वस्तुओं को किसी एजेंट के माध्यम से बाज़ार में बेचने के लिए भेजना या वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति को गिरवी के रूप में देना, ऐसी तमाम जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनमें इस तरह के मामले ज़्यादातर आते हैं। अब हमको समझने का प्रयास यह करना होगा कि अपकृत्य विधि में इस अपकृत्य को किस रूप में और कैसे देखा जाता है। अब हम इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। एक अर्थव्यवस्था में जब भी दोषपूर्ण कार्य होते हैं, और इन तरह के दोषपूर्ण कार्यों को हम आर्थिक अपराध कई बार कहते हैं जब वे आपराधिक विधि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सिविल विधि के अंतर्गत आने वाले ऐसे दोषपूर्ण कृत्यों को हम आर्थिक अपकृत्य के रूप में जानते हैं। और हमारे इस समकालीन समाज में इस तरह के आर्थिक अपकृत्य बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं और हो रहे हैं, और इनसे नई नई समस्याओं का भी जन्म हो रहा है। ऐसी समस्याएं जो न केवल समाज को बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्ति विशेष को भी प्रभावित करती हैं। तो जब कोई व्यक्ति विशेष इससे प्रभावित हो जाता है तो यह एक अपकृत्य के रूप में देखा जाता है। जब एक पूरा समाज इससे प्रभावित होता है तब इस तरह के कृत्यों को एक अपराध के रूप में देखा जाता है और वह आपराधिक विधि के अंतर्गत
आता है। जब भी हम इस तरह के आर्थिक अपकृत्यों की चर्चा करते हैं तो इनमें कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, कई तरह की पेचीदगियां भी होती हैं। अब विधि का यह कार्य है, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह इन अपकृत्यों में जो पेचीदगियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करें, निराकरण करें। और जब हम ऐसे अपकृत्यों को देखते हैं तो एक बात और उभर कर आती है, वह होता है कि किस इरादे से इस तरह के दोषपूर्ण कार्य को किया गया है। जो इरादा होता है उसका क्या महत्व है, तो उसकी प्रासंगिकता को भी देखना, उसके महत्व को भी देखना एक आवश्यक तत्व होता है। अब हम इसके बारे में आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि यह जो संपरिवर्तन नाम का अपकृत्य होता है, यह ट्रोवर के रूप में जाना जाता है। और इस ट्रोवर को जब जानबूझकर बिना किसी औचित्य के, बिना किसी विधि मान्य कारण के वस्तुओं के लेन देन में किया जाता है, जब किसी अन्य व्यक्ति को हानि होती है या उसे कोई क्षति होती है जो उस वस्तु का तात्कालिक उपयोग करने का अधिकारी है, तात्कालिक कब्जे का अधिकारी है, या वह वास्तव में उस वस्तु के कब्जेधारी है, उस वस्तु को अपने कब्जे में रखा हुआ है, और जब आप उसको उस कब्जे से वंचित कर दें, आप उसको तात्कालिक अधिकार से वंचित कर दें, तो ऐसा माना जाएगा कि यह एक दोषपूर्ण कार्य है और यह संपरिवर्तन है। मान लीजिए अगर मैं किसी वस्तु का स्वामी हूँ, वह वस्तु मेरे कब्जे में है, इसका अर्थ यह हुआ कि मैं कब्जाधारी हूँ उस वस्तु का। यह मेरा अधिकार है, यह मेरा विधिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी लेन देन की प्रक्रिया में या किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में या किसी अन्य वजह से मुझे मेरे इस मूलभूत अधिकार या मेरे इस विधिक अधिकार से वंचित कर दे, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने एक दोषपूर्ण कार्य किया है। तो ऐसे में हमें यह समझना होगा कि जब वह व्यक्ति मुझे मेरे इस विधिक अधिकार से वंचित करता है, तो निश्चित रूप से उसका जो कृत्य है वह एक दोषपूर्ण कृत्य है, और इस दोषपूर्ण कृत्य के लिए उसे उत्तरदायी ठहराना चाहिए। और इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत उसे प्रतिकर के रूप में मुझे कुछ मुआवजा, क्षतिपूर्ति देना चाहिए। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ होती है, वह होती है कि वस्तु का कब्जे में होना या उस वस्तु पर तात्कालिक कब्जे का अधिकार। कई बार वर्तमान में वह मेरे कब्जे में नहीं है, लेकिन वह मेरे कब्जे में आने वाली है, या मुझे यह अधिकार है कि मैं उस वस्तु को अपने कब्जे में ले लूं। यह अधिकार मुझे प्राप्त हो चुका है, कब्जा अभी नहीं है, लेकिन यह अधिकार है कि मैं उस वस्तु को अपने कब्जे में ले लूं। तो ऐसी परिस्थिति को कहा जाता है तात्कालिक कब्जे का अधिकार। तो इन सारी परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से हस्तक्षेप करके जानबूझकर मुझे मेरे इस अधिकार से वंचित करता है, तो यह एक आर्थिक दोषपूर्ण कार्य है, और इस आर्थिक दोषपूर्ण कार्य के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और इसे संपरिवर्तन का अपकृत्य माना जाता है। संपरिवर्तन के अपकृत्य में हस्तक्षेप का होना आवश्यक है, और यह हस्तक्षेप जानबूझकर किया गया हो। यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि जब भी हम किसी वस्तु में हस्तक्षेप या भूमि में हस्तक्षेप, शरीर में हस्तक्षेप, इसकी बात करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अपकृत्य जो हमारे सामने आता है वह होता है अतिचार का अपकृत्य। अतिचार के अपकृत्य कई तरह के होते हैं, शरीर के विरुद्ध होते हैं, माल के विरुद्ध होते हैं और भूमि के विरुद्ध होते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि यह जो संपरिवर्तन जिसकी हम बात कर रहे हैं यह अतिचार की ही श्रेणी में आता है, या यह अतिचार से अलग है? तो यहाँ हम यह जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि यह अतिचार का ही एक अंग है या अतिचार से भिन्न है। तो व्यापक रूप से अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें कई समानताएं दिखती हैं, और उन समानताओं के आधार पर हम कहते हैं कि यह जो संपरिवर्तन होता है यह अतिचार की ही एक कोटि है और उसी की एक श्रेणी है। लेकिन जब अन्य तरह के अतिचारों के साथ जब हम इसकी तुलना करते हैं
तो हम यह पाते हैं कि यह निश्चित रूप से अतिचार से भिन्न है। जो आमतौर पे अतिचार के बारे में हम जानते हैं, जो शरीर के विरुद्ध अतिचार है, भूमि के विरुद्ध अतिचार है, माल के विरुद्ध अतिचार है, उससे यह भिन्न होता है, क्योंकि यह प्रवर है, यह संपरिवर्तन है। इसीलिए इसको हम अलग से रखते हैं अपकृत्य विधि के अंतर्गत। यहाँ हम देखते हैं कि यह जो जानबूझकर हस्तक्षेप किया गया, तो जानबूझकर हस्तक्षेप की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमें इंगित करता है कि जो शब्द जानबूझकर होता है, यह कहीं ना कहीं से इरादे की तरफ इंगित करता है कि किस इरादे से यह हस्तक्षेप किया गया है। तो इरादा कई बार सद्भावपूर्ण हो सकता है, कई बार विद्वेषपूर्ण हो सकता है। तो सद्भावपूर्ण अगर हस्तक्षेप है तो निश्चित रूप से माना जाता है कि यह कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं है। अगर विधिमान्य हस्तक्षेप नहीं है, अगर यह हस्तक्षेप किसी न्यायानुमति के साथ नहीं है, अगर यह हस्तक्षेप किसी विद्वेष के साथ है या किसी अन्य कारण के साथ है, तो यह हम मान सकते हैं कि यह एक दोषपूर्ण कार्य है और इसके लिए जो भी इस कृत्य को किया है उसको उत्तरदायी ठहराया जा सके। लेकिन जब हम इस संपरिवर्तन की बात करते हैं तो हमें यह देखा जाना आवश्यक है कि यह संपरिवर्तन आखिर जब किया जाता है, किसी व्यक्ति को उसके कब्जे से जो सामान है उससे वंचित किया जाता है या जो तात्कालिक अधिकार है कब्जे का उससे वंचित किया जाता है, तो यह कैसे किया जा सकता है, इसको करने के क्या क्या ऐसे तरीके हैं। इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि आजकल जब आर्थिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो कई नए नए तरीके भी आ रहे हैं इस तरह के कार्य को करने के लिए। लेकिन जो अभी तक सामने जो मामले हैं उनके आधार पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से इस अपकृत्य को कारित किया जाता है, इस संपरिवर्तन को कारित किया जाता है, तो हमें एक छोटी सी लिस्ट मिलती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये तरीके हैं जिनके आधार पर इस अपकृत्य को किया जाता है। जैसे जब किसी की संपत्ति को गलत तरीके से ले ली गई हो, किसी अन्य की संपत्ति है और हमने गलत तरीके से उस संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया और उसको ले लिया, और यहाँ वह संपत्ति एक चल संपत्ति है, वह एक माल है, वस्तु है, जिस पर मैंने अनऑथराइजली गलत तरीके से कब्जा लिया एक हस्तक्षेप करके। दूसरा हो सकता है कि यह संपत्ति जब गलत तरीके से किसी व्यक्ति से अलग करा दी जाए। अब उस व्यक्ति को कोई क्षति कारित करनी है और उस व्यक्ति से उस संपत्ति को अलग करा दी जाए, यहाँ भी एक हस्तक्षेप है, और इसकी वजह से वह व्यक्ति जो उस पर वास्तविक अधिकार रखता था कब्जे का या तात्कालिक अधिकार रखता था कब्जे का, उससे वंचित हो जाता है। तो ऐसा माना जाएगा कि यह एक संपरिवर्तन है, यह एक दोषपूर्ण कार्य है, अपकृत्य है। जब किसी अन्य की संपत्ति को गलत तरीके से बेच दिया जाए, यह संपत्ति आपकी नहीं है लेकिन आपने किसी अन्य की संपत्ति को गलत तरीके से बेच दिया, तो यहाँ भी यह माना जाएगा कि आपने एक संपरिवर्तन किया और यह एक दोषपूर्ण कार्य है, अपकृत्य है। जब किसी अन्य की संपत्ति को गलत तरीके से अपने कब्जे में रखा जाए, आपको पता है कि मैं इस संपत्ति का वास्तविक कब्जाधारी नहीं हूँ, मुझे कोई विधिक अधिकार नहीं है इस संपत्ति को कब्जा में रखने का, यह जानते हुए कि इस संपत्ति पर विधिक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का है कब्जा रखने का, फिर भी यह जानते हुए कि इस व्यक्ति का उस वस्तु पर विधिक अधिकार है कब्जा रखने का, आप उस व्यक्ति को यह वस्तु न देकर अपने कब्जे में उस वस्तु को रखते हैं, तो यहाँ माना जाएगा कि यह एक दोषपूर्ण कार्य है और यह एक अपकृत्य है। जब आप किसी वस्तु को या किसी अन्य व्यक्ति के माल को आप नष्ट कर देते हैं और यह आप जानबूझकर करते हैं, तो यहाँ भी यह माना जाएगा कि आपने एक ऐसा हस्तक्षेप किया जो विधि मान्य नहीं था और इसको करने का आपको कोई भी प्राधिकार नहीं था, आपने यह दोषपूर्ण कार्य किया है, यह संपरिवर्तन है, यह अपकृत्य है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इस तरह के हस्तक्षेप करते हैं और आप किसी व्यक्ति को उस वस्तु के कब्जा रखने या तात्कालिक कब्जा रखने के अधिकार से वंचित करते हैं और आप इस तरह के अपकृत्य को कारित करते हैं। अब हम एक वाद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो संपरिवर्तन के बारे में हम सोचते हैं, आखिर में
यह किया कैसे जा सकता है, और इसके करने के जो तरीके हमने देखे उनका हम यहाँ देखेंगे कि उन तरीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह के अपकृत्य को कारित करने में। यह बात है रॉबर्टसन बनाम एटकिंसन का। इस वाद में ऐसा हुआ था कि जो प्रतिवादी थे उन्होंने वादी के कास्क से कुछ शराब निकाल ली। आपको पता है कि बॉटल में, कास्क में लोग शराब अगर रखते हैं, उसका व्यापार कर रहे हैं, तो एक कास्क थी जिसमें शराब रखा हुआ था। तो प्रतिवादी ने क्या किया कि उस कास्क से कुछ शराब बाहर निकाल ली। अब वादी को इस बात का पता न चले कि इसमें से शराब बाहर निकाल दी गई थी, तो उसने क्या किया कि उसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने का कारण यह था कि उसको जो कास्क में रखी हुई जो तरल पदार्थ की मात्रा थी उसको बराबर करना था पूर्व की तरह, ताकि किसी को यह पता न चल सके कि इसमें कोई चोरी की गई है। तो शराब निकाल देने के बाद उसमें पानी भर दिया गया। तो यह जो कृत्य था यह किस तरह का कृत्य था? क्योंकि जो शराब थी वह एक वस्तु थी और उस वस्तु को कब्जे में रखने का अधिकार जो था वह वादी का था। लेकिन प्रतिवादी ने अपने कृत्य से क्या किया? उसने उसमें से जो शराब की मात्रा थी उसको कम कर दिया और उसमें पानी मिला दिया। तो इस तरह के कृत्य को क्या संपरिवर्तन माना जा सकता है? अगर संपरिवर्तन माना जाएगा तो उसका कारण क्या होगा? इस कृत्य को हम किस रूप से देखते हैं? क्या यह एक अपकृत्य है या नहीं है? तो जब यह मामला न्यायालय के समक्ष गया और न्यायालय ने जब इसे देखा तो उसने यह पाया कि उसमें पानी मिलाने का जो उद्देश्य था वह यही था कि जो शराब की कमी है उसका आभास वादी को न हो, लेकिन फिर भी उसे संपूर्ण पीपे के शराब को संपर्वित करने का उत्तरदायी ठहराया गया। हालांकि उसने एक मात्रा उसमें से बाहर निकाली थी। तो आप यहाँ यह सोच सकते हैं कि उस पीपे से जो उसने मात्रा निकाली, क्या सिर्फ उसी मात्रा के लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए या पूरे शराब के कास्क के लिए संपरिवर्तन के लिए उसको दोषी ठहराया जाना चाहिए? तो न्यायालय ने कहा कि पूरे शराब की जो मात्रा उस कास्क में थी उसके संपरिवर्तन के लिए इसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि जब उसने पानी मिलाया तो उसने निश्चित रूप से जो शराब की गुणवत्ता थी उसको कम कर दिया, और जो स्वामी था, जो कब्जेधारी था उस शराब का, उसको यह अधिकार था कि वह एक अच्छी गुणवत्ता वाली शराब का जो कब्जा है वह उसके पास है। लेकिन आपने उसमें कमी की और उसकी गुणवत्ता को ही खराब कर दिया। तो यहाँ यह माना गया कि पीपे में जो शेष शराब के साथ जो पानी मिलाई गई उससे उस शराब की जो अनंतता थी आपने उसको भी नष्ट किया। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के व्यवसाय में एक चीज़ देखी जाती है कि जितने समय तक यह रखा जाता है, लंबे समय तक यह रखा जाता है, इसका मूल्य उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह एक बिंदु है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है कि शराब की गुणवत्ता ऐसी हो कि इसको लंबे समय तक रखा जा सके, यह खराब ना हो, ताकि बाजार में इसका एक अच्छा मूल्य मिल सके। लेकिन यहाँ प्रतिवादी ने क्या किया? प्रतिवादी ने उसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने से उसकी गुणवत्ता तो कम हुई ही, साथ साथ उसकी जो अनन्यता थी वह भी समाप्त हुई, कम हुई। तो यहाँ यह माना गया कि यह एक दोषपूर्ण कार्य है और वह सिर्फ उस मात्रा के लिए नहीं है जिसको आपने अलग किया, उसके कब्जे से अलग किया, वरन यह पूरी मात्रा के लिए है जिसकी अनन्यता को आपने नुकसान पहुंचाया और जिसकी गुणवत्ता को आपने नुकसान पहुंचाया। तो यह एक संपरिवर्तन का अपकृत्य माना गया। अब हम आगे देखेंगे, एक और वाद है, ये था मुरगेट मर्केंटाइल कंपनी लिमिटेड बनाम फिंच। इस वाद में यह हुआ था कि जो प्रतिवादी था वह एक तस्कर था, तस्करी का काम करता था, बिना कस्टम को कस्टम ड्यूटी दिए वह कई तरह की वस्तुओं का इधर से उधर आदान प्रदान करता था। उसने क्या किया कि उसने जब एक बार उसको घड़ी की तस्करी करनी थी और बिना
कस्टम को कस्टम ड्यूटी दिए बिना इस तरह की तस्करी करनी थी, उसने वादी की कार का प्रयोग किया, क्योंकि उसे उन घड़ियों को छुपाना था। उन घड़ियों को छुपाकर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसने वादी की कार का प्रयोग किया। आपको पता है कि जब इस तरह के कृत्य किए जाते हैं और जो कस्टम के अधिकारी होते हैं वह समय समय पर जो चेकिंग होती है, जो छानबीन होती है, वह करते हैं। तो इसी तरह की एक चेकिंग चल रही थी कस्टम विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कहीं किसी ऐसी वस्तु का आदान प्रदान या इधर से उधर ले जाना तो नहीं हो रहा है जिसके लिए कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई गई है। तो जब वादी की कार वहां पहुंची तो यह पाया गया कि इस कार में जो घड़ियां हैं वह बिना कस्टम ड्यूटी दिए ही ले जाई जा रही हैं। तो जब बिना कस्टम ड्यूटी दिए वह घड़ियां ले जाई जा रही थीं तो उन घड़ियों के साथ साथ उस कार को भी जब्त कर लिया गया। जब कार जब्त हो गया तो एक तरह से यह वादी की संपत्ति थी, इस पर वादी का कब्जा था और कार पुलिस अधिकारी, कस्टम अधिकारियों ने जब्त कर ली। तो यह माना गया कि वादी को उसकी संपत्ति के कब्जा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जब वादी को उसकी संपत्ति के कब्जा के अधिकार से वंचित कर दिया गया तो उसने एक वाद दायर किया और प्रतिवादियों से प्रतिकर की मांग की और उसने न्यायालय के समक्ष कहा कि यह एक तरह का अपकृत्य है, यह संपरिवर्तन है और इसके लिए मैं प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार हूं। अब आपको इस वाद में यह देखना होगा कि यहां कार को कस्टम अधिकारियों ने जब्त किया था, प्रतिवादी ने सिर्फ उसमें घड़ियों को रखा था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा था, उनको वहां पर छुपा कर रखा था। लेकिन चूंकि घड़ियां जो थी वह अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी, तो अवैध तरीके से ले जाई जाने वाली घड़ियों को जब उस कार में पाया गया तो इस कृत्य के लिए जो जिम्मेदार था वह प्रतिवादी था और प्रतिवादी को यह पता थी कि मैं एक अवैध कार्य कर रहा हूं और इस अवैध कार्य का जो भी संभाव्य परिणाम हो सकता है, इस अवैध कार्य के जो भी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनके बारे में वह एक पूर्व कल्पना कर सकता था। ऐसा न्यायालय ने भी माना कि इस तरह की पूर्व कल्पना प्रतिवादी कर सकता था और ऐसी पूर्व कल्पना होने के बावजूद, संभाव्य परिणामों को जानने के बावजूद उसने वादी की कार का प्रयोग किया इस अवैध कार्य के लिए। तो यहां पर कोर्ट ने यह माना कि जो कब्जे से वंचित हुआ स्वामी उस कार के, तो यह माना गया कि यह एक संपरिवर्तन है, यह एक अपकृत्य है और इस अपकृत्य के लिए जो प्रतिवादी हैं उनका उत्तरदायित्व निश्चित रूप से बनता है, उनको प्रतिकर देना होगा और यही न्यायालय ने इस वाद में किया और प्रतिवादियों को संपरिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि जो भी उनका कार्य था उसका यह सहज और संभाव्य परिणाम था कि कस्टम अधिकारी कभी न कभी इसको देखेंगे, पकड़ेंगे और अपने कब्जे में ले लेंगे। यह संभाव्य परिणाम था, तो इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब हम एक अन्य वाद को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अपकृत्य विधि में कोई संविधि तो होती नहीं है, जो न्यायालय निर्णय देता है उसी के आधार पर इस विधि का निर्माण होता है, तो वादों का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है। यह वाद था MS चुकलिकम बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें जो प्रतिवादी थे वह राज्य सरकार के विभाग थे और वह विभाग था वन विभाग, क्योंकि वन विभाग ने जो याचिकाकर्ता थे, जो वादी थे, उनसे कुछ शीशम की लकड़ियों की खरीदारी की थी और उन शीशम के लकड़ियों की जो संख्या थी वह थी 206। अब आपको पता है कि जब भी आप कोई खरीदारी करते हैं तो आपको भुगतान भी करना चाहिए। आमतौर पे जब खरीदारी करते हैं तो भुगतान तत्काल रूप से किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि जब सरकारी खरीद होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन थोड़े समय लगने का अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि आप लंबे समय तक उसका भुगतान न करें और उसका भुगतान रोके रखें। तो चूंकि इन 206 जो शीशम की लकड़ियां थीं, यह किसके कब्जे में थी? उस विक्रेता के कब्जे में थी जो अभी वादी है, याचिका करता है।
वन विभाग ने यह खरीद की, तो खरीद के साथ ही जब उन शीशम की लकड़ियों की सुपुर्दगी भी हो गई, तो दैट मीन्स कि आपने स्वामी के कब्जे से उन वस्तुओं को अलग किया, एक हस्तक्षेप हुआ। लेकिन यह हस्तक्षेप विधि मान्य होता अगर आपने भुगतान कर दिया होता, लेकिन वन विभाग ने कई महीनों तक उसका भुगतान नहीं किया। जो भी मूल्य था उन 206 शीशम की लकड़ियों का, उसका भुगतान वन विभाग ने नहीं किया। अब जब भुगतान नहीं हुआ और जो शीशम की लकड़ियां थी वह वन विभाग को सुपुर्द कर दी गई थी, तो आप इस तथ्य के आधार पर देख सकते हैं कि बिना भुगतान किए हुए आपने उसका कब्जा धारण किया, जबकि वास्तविक अधिकारी कौन था उन शीशम की लकड़ियों का कब्जा रखने का? वह थे याचिकाकर्ता, वादी। तो जब यह मामला न्यायालय में पहुंचा और यह देखा गया कि वादी के बार बार मांगने के बावजूद जो भुगतान था उसको करने से इनकार किया गया था वन विभाग के द्वारा, तो आपने एक तरफ भुगतान करने से इनकार भी किया और दूसरी तरफ आपने उन शीशम की लकड़ियों की सुपुर्दगी भी ले ली थी। तो कब्जा भी आपके पास है लेकिन आपने भुगतान भी नहीं किया, तो यह माना जाएगा कि आपने वादी को उन शीशम की लकड़ियों के कब्जा से वंचित किया और जो आपका हस्तक्षेप था वह विधि मान्य हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने भुगतान करने से मना किया। भुगतान करने से मना करना यह दोषपूर्ण कृत्य था। इसी वजह से जब न्यायालय ने इसे संपरिवर्तन तो माना ही माना, और उन्होंने यह भी कहा कि जो यह लकड़ियां थी, जो ये लट्ठे थे 206, उनका जो भी बाजार भाव है, जो भी कीमत है, वह आपको निश्चित रूप से इस याचिकाकर्ता को, इस वादी को देना होगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा, क्योंकि भुगतान करने में आपने एक लंबा समय लगाया है। तो जो उसकी कीमत है और उस पर जो ब्याज देय है वह आप दोनों इस याचिकाकर्ता को, इस वादी को देंगे, क्योंकि यह एक संपरिवर्तन है। और जो ब्याज की जो रेट यहाँ तय की गई वह था 6%। और न्यायालय ने कहा कि आप, कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह मामला था, उन्होंने यह निर्णय दिया था और उन्होंने कहा कि आप इसका जो भी धनराशि जो डिलीवरी की तारीख से मूल्य के भुगतान तक के बीच में 6% ब्याज के साथ आप भुगतान करेंगे, और यह एक संपरिवर्तन माना गया। अब हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के कृत्य में क्या आशय का होना आवश्यक है या बिना आशय के भी यह कृत्य किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बचाव में कहें कि मेरा जो आशय था वह नहीं था इस तरह का काम करने का, इसलिए मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। बहुत सारे मामलों में इस तरह का बचाव प्रतिवादी लेने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमको देखने का प्रयास करना होगा कि क्या न्यायालयों ने इसकी मान्यता दी कि इस तरह का बचाव प्रतिवादी ले सकें। तो आशय का क्या महत्व होता है, आशय का दोषपूर्ण होना कितना आवश्यक है इस तरह के कृत्य में, इस तरह के अपकृत्य में, इसको भी देखना आवश्यक होता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माल के साथ अगर किसी दोषपूर्ण तरीके से कोई समव्यवहार करता है, तो वह वैसा व्यवहार स्वयं अपनी ही जोखिम पर करता है। आपको पता है कि आप इस तरह का समव्यवहार कर रहे हैं, तो आप अपने रिस्क पर इस समव्यवहार को करिए। बाद में आप यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता था और इस तरह की घटना हो गई, इस तरह का नुकसान हो गया इस संपत्ति के साथ, तो मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है, या आपके लिए किसी भी तरह से एक प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है। आपको जब भी इस तरह की प्रतिरक्षा लेनी होगी, जब आप कहेंगे कि मुझे ज्ञात नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था कि इस माल का स्वामी कौन है, इस वजह से मैंने इसमें हस्तक्षेप किया और इसमें जो भी नुकसान हुआ उसके लिए मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ज्ञात नहीं था। इस तरह की प्रतिरक्षा लेने का आप प्रयास करते हैं, तो क्या इस तरह की प्रतिरक्षा को स्वीकार किया जाना चाहिए? तो यहाँ हम पाते हैं कि बिल्कुल नहीं, इस तरह की प्रतिरक्षा को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मैं किसी माल का स्वामी हूँ और मैंने अपने माल को कहीं रखा हुआ है और मैं वहाँ पर नहीं हूँ। ऐसे में अगर कोई वहाँ आता है और वह बिना मेरी अनुमति के, बिना यह सोचे कि यह माल किसी अन्य का है, उसके साथ
कोई समव्यवहार करता है, तो क्या यह उचित है? नहीं, क्योंकि आपने यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि जो भी वस्तु यहाँ रखी है उसका स्वामी कौन है, यह किसके कब्जे में है, और मुझे उस व्यक्ति के कब्जे से इस वस्तु को बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, मुझे उस व्यक्ति को इस वस्तु के कब्जे से वंचित करने का कोई विधिक अधिकार है या नहीं है। इन सारी बातों को बिना सोचे अगर आप कोई समव्यवहार करते हैं तो यह माना जाएगा कि आपका कृत्य एक दोषपूर्ण कृत्य था। यहाँ हम एक वाद के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह था रूपलाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में सेना के जो जवान थे उनके द्वारा किया गया एक कृत्य शामिल था, और सेना के जवानों द्वारा किए गए इस कृत्य की वजह से ही इस वाद को न्यायालय के समक्ष लाया गया था। एक नदी के घाट पर सेना के जवानों ने कुछ लकड़ियों को देखा। अब आपको पता है कि सेना के जवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उनको ईंधन की आवश्यकता होती है, और कई बार कैंप फायर के लिए जाड़े के दिनों में भी उनको लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो जब उनको नदी के किनारे बहुत सारे लकड़ी के गट्ठर दिखे तो उन्होंने बिना यह सोचे कि इसका वास्तविक स्वामी कौन है, उन लकड़ी के गट्ठरों को उठाया और अपने वाहन में रख लिया। बाद में जब लकड़ी के स्वामी को पता चला कि मेरी लकड़ियों को सेना के कुछ जवान अपने वाहन में रखकर ले गए हैं, तो उसने एक वाद दायर किया। उस वाद में उसने यह तर्क दिया कि मैं उन लकड़ी के गट्ठरों का स्वामी था और मुझे जो मेरा अधिकार था कब्जे का, उससे वंचित किया गया एक ऐसे हस्तक्षेप से जो विधि मान्य नहीं था, और यह हस्तक्षेप सेना के जवानों के द्वारा किया गया था। इसलिए प्रातिनिधिक दायित्व के आधार पर जो भारत सरकार है, यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह इस दोषपूर्ण कार्य के लिए मुझे प्रतिकर दे। उन्होंने यह तर्क दिया कि सेना के जवान जब उस गट्ठर को ले गए तो उनको यह ज्ञात होना चाहिए था कि भारत सरकार या सेना उस लकड़ी के गट्ठर की स्वामी नहीं है, इस लकड़ी के गट्ठर का स्वामी कोई और है, और उसको जब आप उसके कब्जे के अधिकार से वंचित कर रहे हैं तो यह एक दोषपूर्ण कार्य है। जवाब में भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से जो तर्क दिया गया वह यह था कि चूंकि सेना के जवान जब उन लकड़ी के गट्ठरों के पास गए और उन लकड़ी के गट्ठरों पर उन्होंने कोई भी सिंबल या मार्क या किसी भी तरह का ऐसा निर्देश नहीं देखा जिससे उनको ज्ञात हो सके कि यह माल किसी व्यक्ति का है, किसी विशेष व्यक्ति का है, तो उन्होंने यह समझा कि यह निश्चित रूप से यह जो संपत्ति है यह भारत सरकार की संपत्ति है। उन्होंने इन लकड़ी के गट्ठरों को भारत सरकार की संपत्ति समझकर अपने वाहन में रखी और उसको ले गए और उसका ईंधन और कैंप फायर के रूप में इस्तेमाल किया। अब न्यायालय को यह देखना था कि इस तरह के मामले में जहां पर प्रतिवादी यह कह रहा है कि उसे यह ज्ञात ही नहीं था कि इसका स्वामी कौन है, वह यह समझकर ले गया कि इसका स्वामी भारत सरकार है। हाँ, यहाँ जब आशय की बात आई तो निश्चित रूप से न्यायालय ने भी यह माना कि यहाँ निश्चित रूप से जो सेना के जवान थे उनका आशय किसी तरह की चोरी करने का नहीं था, उनका आशय किसी अन्य तरह के दोषपूर्ण कार्य करने का नहीं था उस संपत्ति के साथ, उनका आशय उस संपत्ति के मालिक को कोई वास्तविक क्षति पहुंचाने का नहीं था। लेकिन जो कृत्य उन्होंने किया, क्या वह संपरिवर्तन की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? तो यहाँ न्यायालय ने ये देखा कि निश्चित रूप से जब आपने उन लकड़ी के गट्ठरों के स्वामी को उसके कब्जे के अधिकार से वंचित कर दिया तो यह एक अपकृत्य था, यह संपरिवर्तन का अपकृत्य था। हाँ, यह अलग बात है कि आपका आशय चोरी का नहीं था, लेकिन सिर्फ आपका आशय नहीं था इस वजह से यह कहना कि यहाँ कोई संपरिवर्तन नहीं हुआ यह उचित नहीं होगा, और इस वजह से आप अपने दायित्वों से बच नहीं सकते हैं। आशय आपको आपके दायित्वों से नहीं बचा सकता है, और इसमें न्यायालय ने यह निर्णित किया कि हाँ, यहाँ एक संपरिवर्तन का अपकृत्य हुआ है और इस दोषपूर्ण कृत्य के लिए जो भी लकड़ी के स्वामी हैं वह प्रतिकर के हकदार हैं, और राज्य सरकार को, जो भी वहाँ भारत सरकार है उसको, भारत संघ को वहाँ
प्रतिकर के रूप में जो धनराशि है वहाँ देनी होगी, क्योंकि उन वस्तुओं को इस्तेमाल कर लिया गया था। यह एक संपरिवर्तन था। अब हम एक और वाद को देखते हैं। यह था होलिन्स बनाम पाउलर का वाद। इस वाद में जो प्रतिवादी था वह एक ब्रोकर था। रुई का व्यापार था, उस रुई के व्यापार में वह एक ब्रोकर था। उसने क्या किया था कि एक ब नामक व्यक्ति ने जो वादी से कुछ कपड़े का गट्ठर था उसको कपटपूर्वक उसने प्राप्त किया था, और ब एक दलाल था, ब्रोकर था, एजेंट था। उसने ब से उस माल को प्राप्त किया और उसको बेच दिया और उस पर अपना कमीशन प्राप्त किया। अब जब उसके विरुद्ध एक वाद लाया गया उन कपड़ों के स्वामी के द्वारा कि यह एक संपरिवर्तन का अपकृत्य किया गया है, मेरे माल को अनधिकृत रूप से बेच दिया गया है। अब यहाँ उसने तर्क दिया न्यायालय के समक्ष कि मैंने सिर्फ बेचा और कमीशन प्राप्त किया, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि इसका स्वामी कौन है। जबकि तथ्य ये थे कि ब ने कपड़ों के स्वामी से, जो वादी थे, वह कपड़े जो गट्ठर थे कपड़ों के, कपटपूर्वक प्राप्त किया था। अब यहाँ जो प्रतिवादी है वह कह रहा है कि मुझे इसका ज्ञात नहीं था। तो आपको पता है आपराधिक विधि में भी कई बार चोरी का सामान बेचना भी एक अपराध होता है। आपने चोरी नहीं की लेकिन आप चोरी का सामान बेच रहे हैं तो यह एक अपराध होता है। तो यहाँ भी अगर आप किसी ऐसे वस्तु को बेच रहे हैं और उस पर आप कमीशन प्राप्त कर रहे हैं और वह वस्तु किसी व्यक्ति से कपटपूर्वक प्राप्त की गई है, तो आपको एक युक्त प्रयास करना चाहिए यह जानने का कि क्या यह वस्तु बेचने का मैं अधिकारी हूँ या नहीं हूँ, क्या यह वस्तु मुझे बेचनी चाहिए या नहीं चाहिए। बिना ऐसा कुछ किए अगर आप यह कर देते हैं सिर्फ कमीशन के लिए, तो यहाँ भी माना गया कि भले ही आपको ऐसा ज्ञात नहीं था, भले ही आपका आशय इस तरह का नहीं था, लेकिन यहाँ संपरिवर्तन हुआ था और उस संपरिवर्तन के लिए आपका उत्तरदायित्व तो बनता है और आपको प्रतिकर देना होगा वादी को। एक और वाद था कंसोलिडेटेड कंपनी बनाम कुर्टिस का। इस वाद में जो सामानों की जो स्वामिनी थी, घर के कुछ सामान थे और इन सामानों के लिए एक विक्रय पत्र बनाया गया और उन विक्रय पत्र के द्वारा वादी को अभी हस्तांतरित किया गया। मान लीजिए घर का सामान है, आपको किसी को बेचना है, तो आप कई बार उसको एक विक्रय विलेख के माध्यम से आप उसको बेचते हैं, उसको हस्तांतरित करते हैं। विक्रय विलेख बन गया था, उसको अभी हस्तांतरित करना था। इसके बाद उस गृह स्वामी ने क्या किया, उसने इसी सामान को बेचने के लिए जो प्रतिवादी थे, एक नीलाम करता थे, उनको अधिकृत कर दिया। प्रतिवादियों को अधिकृत किया कि आप इस सामान को बेचिए। वह नीलाम करता थे। जो प्रतिवादी थे उन्हें उस विक्रय विलेख पत्र के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, पता नहीं था। अब उन्होंने उस वस्तु को नीलाम में बेच दिया और जो भी उसके क्रेता थे उनको सुपुर्द कर दिया। अब जब वादी जिसके साथ यह विक्रय विलेख पत्र उस गृह स्वामिनी ने किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो अनुबंध हुआ था, उसने एक वाद दायर किया, क्योंकि विक्रय विलेख पत्र हुआ था और उसके आधार पर उनको अपने सामान का कब्जा चाहिए था। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि तात्कालिक अधिकार अगर है आपको कब्जे का, तब भी आप इस तरह के मामले में न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। तो यहाँ जब वादी न्यायालय के समक्ष पहुँचे तो यहाँ भी जो प्रतिवादी थे, नीलामकर्ता, उन्होंने वही तर्क रखा कि हमें ज्ञात नहीं था कि कोई विक्रय विलेख पत्र था। गृह स्वामिनी, हमें लगा कि वह कब्जेधारी है और उसने हमें यह आदेश दिया कि इनको नीलाम में बेचना है, हमने बेचा और जो भी क्रेता थे उनको सुपुर्दगी की। लेकिन न्यायालय ने यहाँ माना कि यह एक संपरिवर्तन का कृत्य हुआ, यह एक दोषपूर्ण कार्य था और इसके लिए जो वादी थे वह प्रतिकर के हकदार थे। अब जब भी हम इस तरह के मामलों को देखते हैं तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब भी आप किसी वस्तु को बेचते हैं और जब आप उस वस्तु के मालिक के प्राधिकार के बिना बेचते हैं, तो वह संपरिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं या नहीं ठहराए जा सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा, दो वाद में भी देखा कि हाँ, आप उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। इसका कारण यह होता है कि आपको भी पता है कि जब भी आप कोई वस्तु का
हस्तांतरण करते हैं, उस वस्तु को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक बेसिक सिद्धांत हम सभी जानते हैं, नोबडी कैन ट्रांसफ़र ए टाइटल बेटर देन हिमसेल्फ, कि जो टाइटल आपके पास है आप उससे अच्छा टाइटल आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप वही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप वही हस्तांतरित कर सकते हैं जो आपके पास है। इसी तरह का एक और सिद्धांत है नेमो दैट क्वोद नॉन हैबिट। यहाँ भी अर्थ ये होता है कि जो भी क्रेता होता है माल पर उनके अंतरक की अपेक्षा अच्छा हक नहीं रखता है। अंतरक जो ट्रांसफरार होते हैं, तो क्रेता जो भी माल खरीदता है तो आप वही लेंगे ना जो आपको विक्रेता दे रहा है। तो विक्रेता के पास जिस तरह का हक है उससे अच्छा हक आपको कैसे प्राप्त हो सकता है? आपको वही हक प्राप्त होगा जिस तरह का हक विक्रेता के पास है। उससे अच्छे हक की तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम यह पाते हैं कि निश्चित रूप से जो कृत्य यहाँ पर किया जाता है, अनधिकृत रूप से किसी वस्तु को हस्तांतरित किया जाता है, तो यह एक दोषपूर्ण कार्य माना जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपवादिक मामले भी होते हैं जहाँ पर यह देखा जाता है कि जो क्रेता है उस क्रेता को इस बात का ज्ञात नहीं है कि जो वस्तु उसने खरीदी है वह बिना प्राधिकृत और बिना अनुमति के बेची गई है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को उस वस्तु से वंचित करना भी कई बार साम्या के विरुद्ध होता है। और इसको हम देखते भी हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी कई जगह ऐसे प्रावधान होते हैं कि जब हम ट्रांसफरी की बात करते हैं तो ट्रांसफरी विथ नोटिस और ट्रांसफरी विदाउट नोटिस। नोटिस यहाँ जानकारी, जानकारी किस बात की? इस बात की कि वहाँ प्राधिकार था या नहीं था। तो इसको हम दो तरह से ट्रीट करते हैं। ट्रांसफरी विथ नोटिस, वहाँ हम मानते हैं कि नहीं आपको जानकारी थी या आप युक्त तरीके से उसकी जानकारी कर सकते थे, आपके पास ऐसे सब प्रयास करने के अवसर थे, आपको करना चाहिए था या आपसे एक्सपेक्टेड था, आपने नहीं किया, आपको माना जाएगा कि आप विथ नोटिस थे, क्योंकि आप एक साधारण प्रयास से इसकी जानकारी कर सकते थे जो आपने नहीं किया। तो इसको हम अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन ट्रांसफरी विदाउट नोटिस, कि आपने युक्त प्रयास किया उसके बावजूद भी आपको यह जानकारी नहीं हो पाई कि यहाँ कोई प्राधिकार में समस्या थी या नहीं थी, और अब आपने इसको खरीदा है, आप बोनाफाइड परचेजर हैं, आप परचेजर विथ कंसिडरेशन है, आपने कंसिडरेशन भी दिया है, आपने सद्भावपूर्वक इस माल को खरीदा है। तो यहाँ यह माना जाएगा कि आपके हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। तो इस तरह के आपवादिक मामलों में निश्चित रूप से जो क्रेता होते हैं उनको उन वस्तुओं से वंचित नहीं किया जाता है, और यह माना जाता है कि माल पर वह एक अच्छा हक प्राप्त किए हैं। भले ही जिसने बेचा उसको अच्छा हक नहीं था, लेकिन इस क्रेता ने एक अच्छा हक प्राप्त किया। तो यह एक अपवाद हो सकता है। लेकिन सामान्य जो सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत यही है कि आप क्रेता से अच्छा जो हक होता है वह विक्रेता का ही हो सकता है। क्रेता कभी भी विक्रेता से ज़्यादा अच्छा हक नहीं प्राप्त कर सकता है। यही सामान्य सिद्धांत है। तो इसी को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो इस तरह के अपकृत्य में कब्जा या उपयोग का तात्कालिक अधिकार रखना आवश्यक होता है, यह हम देख चुके हैं। जब भी हम इस तरह के संपरिवर्तन की बात करते हैं तो कई तरह के संपरिवर्तन के जो तरीके हैं करने के वह होते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सामान लेते हैं और उसके बाद से उसमें आप कोई हस्तक्षेप करते हैं। कई बार या तो आप उसको अनधिकृत रूप से लंबे समय तक रख लेते हैं, कई बार आप उनमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, कई बार आप उनके कब्जे को ही मना कर देते हैं कि आपको कोई अधिकार ही नहीं है इसको रखने का। जैसे कि आप कई बार ऐसा प्रतिरक्षा लेने का प्रयास करते हैं जस्ट टर्टी वाला, कि आपको ही यह कब्जा, आपका ही गलत कब्जा था, तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है इस वस्तु को वापस पाने का। तो जस्ट टर्टी को भी यहाँ पर देखा गया कि उसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है, और आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है कहने का कि वादी को ही कब्जे का अधिकार नहीं था और गलत था, और इसी वजह से हम जब इसको रखे हैं या हमने जो इसके साथ समव्यवहार किया वह उचित है।
अपने गलत को सही ठहराने के लिए आप दूसरे की गलती का सहारा लेना चाह रहे हैं। आपका गलत गलत है तो गलत है, दूसरे की गलती का सहारा आप नहीं ले सकते हैं। आपने जो समव्यवहार किया वह एक अपकृत्य है, एक दोषपूर्ण कार्य है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो मालिक होता है वह हर समय अपने संपत्ति के उपभोग का अधिकार रखता है। ऐसा नहीं है कि आप यह कह सकते हैं कि चूंकि आप इस वस्तु के करीब नहीं थे या आपके तात्कालिक कब्जे में यह वस्तु नहीं थी या आपने इसको अपने पास ही नहीं रखा हुआ था, इस वजह से हमने इसका उपभोग किया या हम इसका इस्तेमाल किए या इसके साथ कोई समव्यवहार किए। इन तरह के प्रतिरक्षा या जस्टिफिकेशन का कोई स्थान नहीं होता है। तो आपने अगर किसी वस्तु के स्वामी से उसको कब्जे से दूर किया, वंचित किया, तो आपने यह अपकृत्य किया है और इसलिए आपको संपरिवर्तन का दोषी माना जाएगा। जब स्थायी या अस्थायी प्रभुत्व का प्रयोग करने के इरादे से किसी अन्य मालिक के कब्जे से संपत्ति छीन ली गई है, तो यहाँ संपत्ति ले ली गई है, आपने छीन लिया संपत्ति। आपने संपत्ति किस पर्पज से छीना यह महत्वपूर्ण है, किस उद्देश्य से छीना यह महत्वपूर्ण है। तो आपका उद्देश्य यह था कि स्थायी या अस्थायी प्रभुत्व का प्रयोग करना उस वस्तु के साथ, तो ऐसा माना जाएगा कि आप संपरिवर्तन के दोषी हैं। इसके लिए हम एक वाद को भी देखते हैं, इस वाद के सहारे हम समझने का प्रयास करते हैं। यह वाद था एम कॉम्बी बनाम डेविस का। इस वाद में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति एक एजेंट एक ऐसे असाइनमेंट द्वारा लिया गया था जिसको निपटाने का अधिकार ही नहीं था। एक अन्य व्यक्ति की संपत्ति थी, एक एजेंट से इसको ली गई थी, एक एजेंट के साथ जो असाइनमेंट था उसके द्वारा ली गई थी, लेकिन उस एजेंट को इसको निपटाने का कोई आधार या अधिकार था ही नहीं और इसे लेने वाले व्यक्ति ने नोटिस के बाद भी प्रिंसिपल को देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ नोटिस के बाद भी आपने इनकार किया, तो जो नोटिस के बाद इनकार कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का बचाव या प्रतिरक्षा आपको नहीं मिलेगा। इसी वजह से यहाँ न्यायालय ने भी माना कि यहाँ एक संपरिवर्तन का मामला बनता है और इस संपरिवर्तन के लिए आपका उत्तरदायित्व है। तो जैसा कि हमने इस वाद में देखा कि नोटिस के बाद भी उसने देने से इनकार कर दिया और यह एक संपरिवर्तन का मामला बना। अब हम आगे देखते हैं कि किसी भी संपरिवर्तन की कार्यवाही के लिए यह आवश्यक होता है कि माल के संपरिवर्तन के समय जो वादी है उसको माल पर तात्कालिक कब्जे का अधिकार अवश्य ही प्राप्त हो। तो अगर वादी को कब्जा नहीं है या कोई तात्कालिक अधिकार नहीं है कब्जे का, तो यहाँ पर संपरिवर्तन नहीं होता है। यह एक आवश्यक तत्व होता है इस तरह के अपकृत्य के लिए। तो यदि कोई वादी ऐसा अधिकार प्राप्त करता है, जैसे कि तात्कालिक अधिकार भी हो सकता है कि हमको इसका कब्जा मिलना चाहिए, कई बार यह अधिकार मान लीजिए कि कोई जो बेली होता है उसके पास होता है, इसी तरह जो बेली होता है उसको किसी भी तरह के तीसरे पक्षकार के साथ संपरिवर्तन के निमित्त वह वाद संस्थित कर सकता है। हालांकि वह तात्कालिक कब्जे में नहीं है लेकिन उसको कब्जे का अधिकार होता है, तो इसके आधार पर एक बेली भी किसी वाद को संस्थित कर सकता है। अन्यथा सामान्य सिद्धांत यह है कि जो वादी होता है वह उस माल के कब्जे में हो या अधिकार रखता हो उस माल के तात्कालिक कब्जे का। अपवाद स्वरूप कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि बेली जो उपनिहित होते हैं उनका भी यह अधिकार बनता है। कुछ मामलों में जो बेलर होते हैं, जो उपनिधाता होते हैं, वह भी वाद संस्थित कर सकते हैं, क्योंकि यह माना गया है कि उपनिहित के माध्यम से उनका भी एक कब्जा है जिसको हम कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के रूप में देखते हैं कि उन्होंने पोजीशन दिया है जो बेली है उसको, लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए दिया है, उस निश्चित अवधि के बाद पोजीशन फिर वापस उन्हीं के पास आना है। तो यहाँ यह माना जाता है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में हैं और इस आधार पर आप कोई वाद संस्थित कर सकते हैं अगर उस वस्तु के साथ कोई संपरिवर्तन किया गया है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने, अन्य व्यक्ति ने कोई संपरिवर्तन किया है और आप उसके स्वामी हैं, लेकिन आप
तात्कालिक कब्जे में नहीं है, जो बेली है वह उस कब्जे में है, लेकिन इसको मानते हुए कि आपका भी जो कब्जा है वह एक आणविक कब्जा है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, और इसके आधार पर आप या बेली दोनों में से कोई भी वाद संसिद्ध कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि दोनों एक साथ वाद संसिद्ध नहीं करेंगे। एक के द्वारा संसिद्ध किया गया वाद दूसरे के द्वारा संसिद्ध किए जाने वाले वाद में बाधा उत्पन्न करेगी। इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जब भी हम किसी कब्जेदार व्यक्ति के प्रतिकूल प्रतिवादी पर व्यक्ति का अधिकार, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था जस्टिटी के बारे में, पर व्यक्ति का जो अधिकार होता है कि प्रतिरक्षा का तर्क लेना अगर आप चाहते हैं तो यह अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस तरह की प्रतिरक्षा को मान्यता नहीं दी जा सकती है। अगर हम कहें तो प्रतिवादी इस तथ्य का लाभ नहीं ले सकता है कि कब्जेदार व्यक्ति की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति का उस माल पर अच्छा हक है। अगर आप ये कहें कि जो कब्जेदार है आपसे भी अच्छा हक किसी अन्य व्यक्ति का है, तो इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह का वाद दायर करने का या संपरिवर्तन के अपकृत्य के लिए प्रतिकर की मांग करने का। तो संपरिवर्तन की कार्रवाई के लिए हम यहाँ देखते हैं कि कब्जा का होना आवश्यक होता है, अथवा जो कब्जे का तात्कालिक अधिकार है उसका भी होना आवश्यक होता है। यह एक आवश्यक संगठक होते हैं, यह आवश्यक तत्व होते हैं। इसलिए जो माल का स्वामी होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसने अपने कब्जे को निलंबित किया हुआ है, तो क्या निलंबन के दौरान आप कोई वाद दायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कोई संपरिवर्तन उस निलंबन के दौरान हुआ है तो आप कोई वाद दायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप कोई प्रतिकर मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं? इसके लिए उदाहरण के स्वरूप अगर हम एक वाद को देखते हैं जो गार्डन बनाम हार्पर का वाद था। इस वाद में जो वादी थे उन्होंने निश्चित अवधि के लिए अपने फर्नीचर किराए पर दिए हुए थे। तीसरे पक्षकार ने उस किराए की निरंतरता के दौरान उस अवधि में उस फर्नीचर के साथ कुछ हस्तक्षेप किया, संपरिवर्तन हुआ। अब जो फर्नीचर के स्वामी हैं वह संपरिवर्तन की कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष जाते हैं। तो यहाँ जो आवश्यक तत्व है वह यह है कि आप कब्जे में है और आप कब्जे का अधिकार रखते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि आपने उस कब्जे के अधिकार पर निलंबन लगाया हुआ है क्योंकि आपने उसको एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर दिया हुआ है, तो क्या आप इस संपरिवर्तन के वाद को संसिद्ध कर सकते हैं? तो यहाँ न्यायालय ने भी न माना कि नहीं, आप यहाँ इस वाद को संसिद्ध नहीं कर सकते हैं। वादी को संपरिवर्तन की कार्रवाई के लिए अधिकारी नहीं माना गया। न्यायालय ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप कब्जे में नहीं है वह वस्तु, और आपके कब्जे में वह वस्तु नहीं है या आपको कोई तात्कालिक अधिकार नहीं है कब्जे का, तो आप संपरिवर्तन के वाद को संसिद्ध नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वस्तु पर आप अपना कब्जा छोड़ देते हैं लेकिन उसको कब्जा वापस पाने का भी अधिकार रखते हैं। तो जब आप कब्जा वापस पाने का अधिकार रखते हैं तो जैसे ही यह अधिकार आपके पास आता है तो आप किसी भी संपरिवर्तन के लिए आप वाद संसिद्ध कर सकते हैं, भले ही वह वस्तु आपके कब्जे में न हो। उदाहरण के स्वरूप मैं अगर आपको बताऊं तो हायर परचेज के एग्रीमेंट में आपको पता है कि आप किसी वस्तु को देते हैं और जो उसका भुगतान होता है वह समय समय पर होता है, कालावधि पर होता है, और वह हायर परचेज का एग्रीमेंट है। जब तक आप भुगतान करते रहेंगे तो आप एक किराएदार के रूप में रहते हैं। जिस दिन आप अंतिम भुगतान कर देते हैं आप उस वस्तु के स्वामी बन जाते हैं। लेकिन बीच में अगर आपने भुगतान नहीं किया तो वह वस्तु वापस उस स्वामी के पास जाएगी जहां से आपने लिया था। तो हायर परचेज के एग्रीमेंट में अगर आपने किसी एक भुगतान को नहीं किया तो उसी समय जो स्वामी है उसको अधिकार हो जाता है कि वह उस वस्तु का कब्जा अपने पास ले ले। अगर इसी बीच में आपने कोई संपरिवर्तन किया उस वस्तु के साथ, आपने भुगतान भी नहीं किया और आपने फिर संपरिवर्तन किया, तो यहाँ जो स्वामी होगा उसको यह अधिकार मिल जाता है कि वह आपके विरुद्ध एक वाद लाए और संपरिवर्तन के अपकृत्य के लिए प्रतिकर की मांग करे। तो ऐसा भी होता है।
कई बार होता है कि माल पर जो वादी का अधिकार है उससे इनकार कर दिया जाता है। तो क्या यह करना ठीक है या नहीं है, या फिर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना, क्या यह संपरिवर्तन है या अतिचार है। तो एक वाद में भी हमने देखा कि जब नाव के स्वामी ने घोड़ों को राजमार्ग पर छोड़ दिया तो यहाँ माना गया कि उसने जो व्यवहार किया वह विधि मान्य व्यवहार था, लेकिन यह अतिचार तो हो सकता है लेकिन संपरिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो उसका उद्देश्य था वह आपको उन वस्तुओं के या जो भी वहाँ घोड़े थे उनके कब्जे से वंचित करना नहीं था, वरन कुछ और था। तो यह अतिचार हो सकता है लेकिन संपरिवर्तन नहीं हो सकता है। तो हमने संपरिवर्तन के विषय को देखा कि आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से इस तरह के कृत्यों को न्यायालय से न्याय के लिए और प्रतिकर के लिए विस्तार से चर्चा करके लोगों को उनके हितों की रक्षा कराना आवश्यक होता है। यह इस तरह के अपकृत्य विधि के अंतर्गत हमने वाद निर्णयों के माध्यम से देखा। इन्हीं के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। Hello, I am Professor A.K. Sharma and I teach sociology in IIT Kanpur. I am taking up a question, what is world population crisis? World population crisis refers to explosive growth of population which occurred during 1950s and 1960s. For millions of years, some people estimate that perhaps man appeared on this planet Earth 5 lakhs years ago. It took these 5 lakhs years for world population to reach first billion in 1820 AD. And that means that the population in ancient times must have been rising at rate 0.000 something percent per year. Now, in 1950s and 1960s in the world, you find that population started growing at rate more than 2% per year. This is what is meant by population crisis. You can imagine that if a population grows or anything grows at 2% per year, then in about 35 years time it can double. And obviously, particularly in the context of less developed countries, it had implications for poverty removal, for employment generation, for maintaining health, improving life expectancy, raising educational levels, etc., etc. The reason behind this population crisis was improvement in life expectancy or improvement in general health standards of populations. You may not be knowing, or you will be surprised to know that about 100 years ago in our country, life expectancy means average age of death or average age of life, whatever you say, of a newly born child was only 20 years, and today it has reached the level of 68 years. Much of this improvement in less developed countries occurred in 1950s and 60s, and therefore, with improvement in health, improvement in life expectancy or average age of birth, average age of death, and population started growing at explosive rates, and people started writing about this. This is population explosion, or this is population crisis. And now one can say that the period of peak
growth rate is over, and from 1971 onwards, in the world as well as in our country, growth rate of population has started declining. Now, in India, you may like to know what is the current growth rate of India's population. Currently, India's population is growing at 1.5% per year, and the reason is that after sudden or unexpected improvement in health conditions in 50s and 60s, which led to population crisis, we find that today average number of children has also started coming down. So, there was a time when average number of children per woman was around 11 or 12, now it has come down to 2.5, and therefore, the growth rate of India's population has come down to 1.5%, and we can hope that in the future, means in the coming decades, even if nothing changes on the front of fertility or number of children, India's growth rate of population will decrease further and eventually come to a zero level, as said by the 11th 5-year plan of India. And now the major cause of high growth rate of population is not high fertility, but the age distribution of population. So, we have a high percentage of population at the younger ages, and that is the cause of high rate of growth of population. Eventually, when population of India will also age like population of other developed countries, our growth rate will start falling. Thank you. Now, we will meet in the future.